लेट्स स्टार्ट विथ द टॉपिक नेम कार्बोहाइड्रेट्स। तो आज हम लोग कार्बोहाइड्रेट्स करने वाले हैं और इनके क्लासिफिकेशंस को देखने वाले हैं। पर उससे पहले मैंने आप लोगों से एक क्वेश्चन पूछा था और वो क्वेश्चन ये था कि लिविंग ऑर्गेनिज्म किस टाइप का सिस्टम है। होप आप लोगों को इसका आंसर मिल चुका होगा कि लिविंग सिस्टम एक तरह का ओपन सिस्टम है। और इसे ओपन सिस्टम क्यों कहते हैं? क्योंकि वो सिस्टम, वो एनक्लोज्ड सिस्टम जिससे आपका एनर्जी, क्या चीज, एनर्जी, एनर्जी और मास, एनर्जी और मास दोनों एक्सचेंज हो सके, उस सिस्टम को हम लोग क्या कहते हैं? ओपन सिस्टम कहते हैं। तो लिविंग ऑर्गेनिज्म भी हम लोगों का क्या हुआ? लिविंग ऑर्गेनिज्म हम लोगों का एक तरह का ओपन सिस्टम हुआ। होप आप लोगों को ये क्लियरिटी मिल चुकी होगी कि लिविंग सिस्टम हमेशा एक तरह का ओपन सिस्टम है। ओके, तो अब हम लोग अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं जिसका नाम है कार्बोहाइड्रेट्स। Carbohydrates are one of the most abundant class of biomolecule in nature and found widely distributed in all life forms। तो ये एक तरह का मोस्ट अबंडेंट क्लास ऑफ बायोमोलिक्यूल है जो कि आप लोगों का वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड है हर तरह के लिविंग फॉर्म्स में। ओके, तो सारे लिविंग फॉर्म्स किसके बने होते हैं? कार्बोहाइड्रेट्स के। केमिकली दे आर aldehyde and ketone derivatives of polyhydric alcohols। तो इसमें जो फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है वो कौन कौन सा फंक्शनल ग्रुप है? तो कार्बोहाइड्रेट्स टू टाइप्स के होते हैं। एक होता है पॉलीहाइड्रोक्सी, पॉलीहाइड्रोक्सी अल्डिहाइड, और दूसरा है आप लोगों का पॉलीहाइड्रोक्सी ketone। Okay, so there are two types of carbohydrates classified on the basis of functional group present, either it is aldehyde or ketone। तो या तो वो एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप हो सकता है या फिर आप लोगों का कीटोन फंक्शनल ग्रुप हो सकता है। ओके, तो ये आपका एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप है और ये आपका कीटोन एज अ फंक्शनल ग्रुप है। ओके, यहाँ पे आपका बायोमोलिक्यूल यानी कि आपका पॉलीहाइड्रोक्सी होना चाहिए और ये है आपका डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन का स्ट्रक्चर। ओके, क्या है ये है डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन और ये क्या है? आपका कीटोन ग्रुप है। ओके, होप यहाँ तक आप लोगों को क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शनल ग्रुप क्लियर हो चुका होगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं major role of carbohydrates in living organism is to function as प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी। तो इसका मेजर फंक्शन क्या है? मेजर फंक्शन है इसका एक्ट एज अ प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी प्रोडक्शन। ओके, तो ये एक्ट एज कैसे कैसे ये क्या है? ये एक तरह का प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी है। जब भी बॉडी को एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है तो वो कहाँ से फुलफिल होती है? कार्बोहाइड्रेट से। दीज मॉलिक्यूल ऑल्सो सर्व एज एनर्जी स्टोर्स। ये मॉलिक्यूल एज एनर्जी स्टोर्स भी काम करते हैं। मेटाबॉलिक intermediates and one of the major component of bacterial and plant cell wall। ओके, तो कार्बोहाइड्रेट का जो मेजर फंक्शन निकल के आया वो क्या है? मेजर फंक्शन है आप लोगों का ये एक तरह के क्या है? एनर्जी सोर्स। ठीक है, ये एक तरह का एनर्जी सोर्स है, फर्स्ट फंक्शन। सेकंड, एनर्जी स्टोरेज। ठीक है, जब भी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट यूटिलाइज होगा। ओके, एनर्जी स्टोरेज। फिर इसका ये एज अ मेटाबॉलिक इंटरमीडिएट भी फंक्शन करता है। कैसा? मेटाबॉलिक इंटरमीडिएट। ओके, तो मेटाबॉलिक इंटरमीडिएट्स की तरह भी फंक्शन करता है और ये स्ट्रक्चरल रोल भी प्ले करता है। स्ट्रक्चरल रोल, ठीक है। स्ट्रक्चरल रोल कैसे? कि ये आपका प्रेजेंट होता है कहाँ? बैक्टीरियल या फिर प्लांट्स की सेल वॉल में। ठीक है, तो ये बैक्टीरियल और प्लांट सेल वॉल में प्रेजेंट होता है। ठीक है, एज अ सेल्यूलोज
नाग एनेसिटाइल, एनेसिटाइल ग्लूकोसामीन, और नाम एनेसिटाइल म्यूमेरिक एसिड। ओके, ये दोनों आपके कार्बोहाइड्रेट्स हैं जो कि बैक्टीरियल सेल वॉल में प्रेजेंट होते हैं। किस में प्रेजेंट होते हैं? बैक्टीरियल सेल वॉल में। और सेल्यूलोज आपका प्रेजेंट होता है प्लांट की सेल वॉल में। होप ये बेसिक टर्म्स टर्मिनोलॉजीज आप लोगों को क्लियर हो चुकी होंगी कि जो कार्बोहाइड्रेट है वो एज अ एनर्जी सोर्स फंक्शन करता है, एनर्जी स्टोरेज फंक्शन करता है, मेटाबॉलिक इंटरमीडिएट्स है और स्ट्रक्चरल रोल प्ले करता है। ओके, तो यहाँ से अब तक हम लोगों ने कार्बोहाइड्रेट के बेसिक्स देख लिए। ऑल्सो दीज आर पार्ट ऑफ डीएनए एंड आरएनए। डीएनए आरएनए का पार्ट कैसे? जो आपका डी ऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड है, डी ऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, तो न्यूक्लिक एसिड आपका न्यूक्लिक एसिड है जो ये राइबो है। ठीक है, ये जो डीऑक्सी राइबो है ये आपका कार्बोहाइड्रेट्स है। ठीक है, तो कार्बोहाइड्रेट एक पेंटोज शुगर होता है, पेंटोज। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट के टाइप्स में एक पेंटोज शुगर होता है जिसका स्ट्रक्चर है, ये एक तरह का एल्डिहाइड है, यानी एक तरह का एल्डोज है जिसे हम लोग क्या कह रहे हैं? राइबोज। ठीक है, तो ये राइबोज प्रेजेंट होता है और ये राइबोज, इसमें 5 कार्बन प्रेजेंट होते हैं और ये एक्ट एज अ डीएनए एंड आरएनए स्ट्रक्चरल मॉलिक्यूल्स। तो ये आपका इन्वॉल्व है जेनेटिक मटेरियल के फॉर्मेशन में भी। ठीक है, किसके? जेनेटिक मटेरियल के स्ट्रक्चर में भी कार्बोहाइड्रेट का फंक्शन होता है। ठीक है, तो जेनेटिक मटेरियल के फॉर्मेशन में कार्बोहाइड्रेट एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है और वो एक इसको स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है किसकी मदद से? राइबोस की मदद से। ठीक है, और यहाँ पे 1 2 3 4 5, ठीक है, यहाँ पे आपका CH2OH प्रेजेंट होता है। और ये जो डीऑक्सी है वो ये है कि यहाँ पे आपका जो 2' है, यहाँ पे आपका हाइड्रोक्सी ग्रुप की जगह OH प्रेजेंट होता है। ठीक है, इस 2' एंड पे, और 3' एंड पे आपका फ्री OH हाइड्रोक्सी ग्रुप प्रेजेंट होता है। ठीक है, और राइबोज में आपका यहाँ पे अगर OH कर दे, यानी एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप हाइड्रोजन को रिप्लेस करके लगा दे 2' पे, तो ये आपका आरएनए का स्ट्रक्चर फॉर्म करेगा। ओके, तो यहाँ से आप लोगों को क्लियर हो चुका होगा कि ये जेनेटिक मटेरियल में भी इन्वॉल्व होते हैं, एनर्जी सोर्स होते हैं, एनर्जी स्टोरेज होते हैं और मेटाबॉलिक इंटरमीडिएट्स होते हैं, स्ट्रक्चरल रोल प्ले कर रहे हैं। इसके बाद हम लोग देख लेते हैं जिसे हम लोग बाद में इसी चैप्टर में पढ़ने वाले हैं, द सेल वॉल ऑफ बैक्टीरिया एंड प्लांट्स आर मेड अप ऑफ पॉलीमर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। ठीक है, तो कार्बोहाइड्रेट जो ये नाग और नाम है, इन्हीं के पॉलीमराइजेशन से आप लोगों का बैक्टीरियल और प्लांट सेल वॉल का फॉर्मेशन होता है। ओके, कार्बोहाइड्रेट्स आल्सो एक्ट एज informational material and linked to the surface of proteins and lipids to act as cell to cell interaction, and in the interaction between cell with other element in the cellular environment where they play role. Okay, तो जो हमारी पेप्टाइड सॉरी जो हमारी फॉस्फोलिपिड की बाई लेयर थी, ठीक है, ये जो हमने देखा था कि फॉस्फोलिपिड्स की बाई लेयर है और बीच में इसमें प्रोटीन मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है। तो कुछ कार्बोहाइड्रेट्स इन्हीं लिपिड्स के साथ, इन लिपिड मॉलिक्यूल्स के साथ क्या करते हैं? ग्लाइकोलिपिड्स का फॉर्मेशन कहते हैं। लिपिड्स प्लस कार्ब फॉर्म ग्लाइकोलिपिड्स, और ये ग्लाइकोलिपिड्स सरफेस पे, सेल की सरफेस पे प्रेजेंट होते हैं। यहाँ से आपका लिंक होगा कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, तो यहाँ से आपका कार्बोहाइड्रेट लिंक होगा और ये एक तरह का सेल टू सेल इंटरेक्शन में फंक्शन करते हैं। किस में फंक्शन करते हैं? सेल टू सेल इंटरेक्शन में। होप यहाँ तक चीजें आपको क्लियर हो चुकी होंगी कि ग्लाइकोलिपिड्स क्या होते हैं। ओके, और यहाँ पे कुछ ग्लाइको प्रोटीन्स होते हैं, प्रोटीन्स, ग्लाइकोप्रोटीन्स यानी आपका प्रोटीन मॉलिक्यूल प्लस कार्बोहाइड्रेट्स। ओके,
तो प्रोटीन मॉलिक्यूल कॉन्जुगेटेड होंगे किससे, कार्बोहाइड्रेट से, और किसका फॉर्मेशन कर रहे हैं, ग्लाइकोप्रोटीन्स और ग्लाइकोलिपिड्स का। होप ये दोनों चीजें आपको क्लियर हो चुकी होंगी। नेक्स्ट हम लोग देखने वाले हैं क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। तो अब हम लोग क्लासिफिकेशन देखने वाले हैं कार्बोहाइड्रेट्स का। अब तक हम लोगों ने कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में जो बेसिक इंफॉर्मेशन गैदर की है वो क्या है, देख लेते हैं। तो carbohydrates classified on the basis of classified on the basis of functional ग्रुप। तो कार्बोहाइड्रेट फंक्शनल ग्रुप के बेसिस पे कितने टाइप्स के होते हैं, टू टाइप्स के, फर्स्ट सेकंड। दोज विच हैव aldehyde groups, those which have ketone as a functional group present। तो अल्डिहाइड जिसमें एज अ फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट हो उसे हम लोग एल्डोज कहते हैं, एल्डोजिस। और जिनमें कीटोन एज अ फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट हो उसे हम लोग क्या कह रहे हैं, कीटोसिस। ठीक है, तो एल्डोसिस और कीटोसिस आप लोगों का यहाँ से क्लियर हो चुका होगा क्या होते हैं। ठीक है, तो ये ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शनल ग्रुप क्लासिफिकेशन है। ठीक है, इसमें कार्बोहाइड्रेट्स क्या होते हैं, ये होते हैं पॉलीहाइड्रोक्सी कार्बोनाइल्स। ठीक है, ये पॉलीहाइड्रोक्सी कार्बोनाइल्स होते हैं। कार्बोनाइल्स में आपका दो फंक्शनल ग्रुप है, एल्डिहाइड और कीटोन। कीटोन और इसमें अल्कोहल यानी आपके OH पॉलीहाइड्रोक्सी अल्कोहलिक ग्रुप्स प्रेजेंट होते हैं। ओके, तो कार्बोहाइड्रेट का ये क्लासिफिकेशन आप लोगों को होप क्लियर हुआ होगा। इनके मेजर फंक्शंस क्या है, मेजर फंक्शंस, इनके मेजर फंक्शंस क्या है, एक्ट एज एनर्जी, प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी है। क्या है ये है प्राइमरी, लिख देते हैं अच्छे से, नो शॉर्टकट्स। प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी, ये क्या है, ये है प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी। दूसरा, ये एनर्जी स्टोरेज मॉलिक्यूल्स है, एनर्जी स्टोरेज मॉलिक्यूल्स है, मॉलिक्यूल्स एनर्जी स्टोरेज मॉलिक्यूल्स है। मेटाबॉलिक इंटरमीडिएट्स है, मेटाबॉलिक इंटरमीडिएट्स होते हैं, मेटाबॉलिक इंटरमीडिएट्स होते हैं। और क्या होते हैं, एक्ट एज जेनेटिक इंफॉर्मेशन, एक्ट एज जेनेटिक इंफॉर्मेशन। तो ये प्रेजेंट होते हैं जेनेटिक मटेरियल में। ठीक है, प्रेजेंट इन जेनेटिक मटेरियल, मटेरियल जेनेटिक मटेरियल के स्ट्रक्चर में, मटेरियल के स्ट्रक्चर में ये प्रेजेंट होते हैं। और एक और इनका फंक्शन है, पांचवा फंक्शन क्या है, ये आपके स्ट्रक्चरल स्ट्रक्चरल रोल प्ले करते हैं, स्ट्रक्चरल रोल। ठीक है, स्ट्रक्चरल बैक्टीरियल 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 और प्लांट्स की, बैक्टीरियल और प्लांट्स की सेल वॉल में, सेल वॉल में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, सेल वॉल में प्रेजेंट होते हैं, एक्ट एज जेनेटिक इंफॉर्मेशन, आरएनए और डीएनए के स्ट्रक्चर में प्रेजेंट होते हैं। मेटाबॉलिक इंटरमीडिएट्स है, एनर्जी स्टोरेज, जैसे कि आपका ग्लाइकोजन जो कि एनर्जी स्टोरेज मॉलिक्यूल है। क्या है ये, एनर्जी स्टोरेज मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल है किसमें, एनिमल्स के केस में, किसमें, एनिमल्स के केस में। और स्टार्च, स्टार्च किसमें है, ये भी एनर्जी स्टोरेज मॉलिक्यूल है, किसमें, प्लांट्स की केस में, किसमें है, प्लांट्स की केस में। प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी इन्हीं के कैटाबॉलिक, कैटाबॉलिक प्रोसेस से आपका एटीपी का जनरेशन या फिर हम कह सकते हैं प्रोडक्शन, एटीपी का प्रोडक्शन होता है। ठीक है, एटीपी प्रोडक्शन होता है। एटीपी क्या है, आपका एनर्जी मॉलिक्यूल है जिसे हम लोग एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल्स भी कहते हैं। ठीक है, तो होप यहाँ तक ये क्लासिफिकेशन और शॉर्ट नोट्स आप लोगों को कार्बोहाइड्रेट्स के बेसिक्स के मिल चुके होंगे। ये क्या है, इसे हम लोग हाइड्रेट्स भी कहते हैं। ठीक है, इसे हम लोग हाइड्रेट्स भी कहते हैं।
तो होप यहाँ तक आप लोगों को बेसिक्स क्लियर हो चुका होगा कि कार्बोहाइड्रेट्स क्या मॉलिक्यूल है, इनके स्ट्रक्चर में जो मेन मेन मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं वो होता है आपका कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। ठीक है, तो ये मेन मॉलिक्यूल्स है, मेनली ये तीनों मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, नेसेसरी है। ओके, ठीक है, तो होप यहाँ तक आप लोगों को पता चल गया होगा कि कार्बोहाइड्रेट्स क्या है। नेक्स्ट हम लोग देखने वाले हैं क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। ओके, तो कार्बोहाइड्रेट्स found carbohydrates are found in a various forms ranging from simple sugar to complex polymer of more than 1 units, and accordingly these have been classified। तो ये पॉलीमर के फॉर्म में भी प्रेजेंट हो सकते हैं या फिर सिंगल यूनिट के सिंपल शुगर में के स्ट्रक्चर में भी प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, these are commonly classified into three categories। इसे किस में क्लासिफाई किया गया है? थ्री कैटेगरीज में क्लासिफाई किया गया है। सो द फर्स्ट वन इज मोनोसैकेराइड्स, सेकंड वन इज ओलिगोसैकेराइड एंड थर्ड वन इज पॉलीसैकेराइड्स। ओके, सो द फर्स्ट वन ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ यूनिट्स। ठीक है, तो किस बेसिस पे आप कार्बोहाइड्रेट का क्लासिफिकेशन कर रहे हैं? फंक्शनल ग्रुप के बेसिस पे कर लिया था, अब हम लोग देख रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ यूनिट्स यूनिट्स प्रेजेंट। ओके, तो बेसिस ऑफ नंबर ऑफ यूनिट्स प्रेजेंट, इनके बेसिस पे आपके कितने तरह के कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं? पहला है आपका मोनोसैकेराइड्स, फिर है मोनोसैकेराइड्स, फिर है आपका ओलिगो ओलिगोसैकेराइड्स। ठीक है, इसी ओलिगोसैकेराइड्स में आपका एक बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शनल स्ट्रक्चर आता है जिसे हम लोग डाइसैकेराइड्स भी कहते हैं। डाइसैकेराइड्स, तो इसी यूनिट के बेसिस पे डाई, ट्राई, टेट्रा ओलिगोसैकेराइड्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, दोस पॉलीसैकेराइड which have more than one unit present in its structure। तो इसमें कितने यूनिट्स प्रेजेंट होते हैं? 2 to 10 इस यूनिट्स प्रेजेंट होता है। थर्ड है आप लोगों का पॉलीसैकेराइड्स, तो पॉलीसैकेराइड्स में आपका मोर देन 10 यूनिट्स आर प्रेजेंट। ओके, तो ऐसे स्ट्रक्चर को हम लोग क्या कहते हैं? पॉलीसैकेराइड्स कहते हैं। तो ये था ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ यूनिट्स प्रेजेंट, शुगर यूनिट्स कितनी प्रेजेंट है उसके बेसिस पे इनका क्लासिफिकेशन। तो अब हम लोग सबसे पहले मोनोसैकेराइड्स को देखते हैं। मोनोसैकेराइड्स आर सिंपल शुगर विच कैन नॉट बी फर्दर हाइड्रोलाइज्ड इनटू सिंपलर फॉर्म। तो मोनोसैकेराइड्स क्या है? ये सिंपल शुगर है जिन्हें फर्दर हाइड्रोलाइज नहीं किया जा सकता है, इन्हें फर्दर और ब्रेक डाउन नहीं किया जा सकता है। ओके, तो इन्हें और हाइड्रोलाइज नहीं किया जा सकता, ये सिंपल शुगर है। दीज मोनोसैकेराइड्स कंटेन फ्री अल्डिहाइड, इनके पास फ्री अल्डिहाइड ग्रुप होते हैं और फ्री कीटोन ग्रुप्स भी प्रेजेंट होते हैं विथ टू और मोर हाइड्रोक्सिल ग्रुप। या तो इनमें दो हाइड्रोक्सिल ग्रुप होंगे या दो से ज्यादा हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स प्रेजेंट होंगे विथ जनरल फॉर्मूला ऑफ CnH2n। इनका जनरल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है? इनका जनरल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है CnH2nOn। ठीक है, तो यही सेम फॉर्मेट में लिखा गया है। होप आप लोगों को समझ में आ चुका होगा कि CN और H2ON को इस फॉर्मेट में लिखा गया है। ठीक है, तो ये इनका एम्पिरिकल फॉर्मूला है ये। ठीक है, तो होप यहाँ तक चीज़ें आप लोगों को क्लियर हो चुकी होंगी। अगर ये पढ़ाई ये समझ में आ रहा है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख के बता सकते हैं। ओके, बेस्ड ऑन नंबर ऑफ कार्बन, अब कितने नंबर ऑफ कार्बन प्रेजेंट हैं एंड फंक्शनल ग्रुप मोनोसैकेराइड्स आर क्लासिफाइड एज इन गिवन टेबल। ठीक है, तो इनमें किस बेसिस पे? नंबर ऑफ कार्बन के बेसिस पे क्लासिफाई किया गया है। जैसे कि आपका ट्रायोसिस, टेट्रोसिस, तो इसमें ट्रायोसिस में आप देख सकते हैं कि कितने कार्बन प्रेजेंट है? 3 कार्बन प्रेजेंट है। और
3 कार्बन प्रेजेंट्स हैं, और टेट्रोजेस में आपके 4 कार्बन प्रेजेंट है, पेंटोजेस में आपके 5 कार्बन प्रेजेंट है, हेक्सोजेस में आपके 6 कार्बन प्रेजेंट है। ठीक है, तो इनके बेसिस पे इनका क्लासिफिकेशन किया गया है, क्लासिफिकेशन ऑफ मोनोसैकेराइड बेस्ड ऑन फंक्शनल ग्रुप। अब फंक्शनल ग्रुप के बेसिस पे कैसे क्लासिफाई किया गया है, अल्डोजेस, कीटोजेस। अल्डोजेस में जो 3 कार्बन कंपाउंड है उसे हम लोग ग्लिसरल्डिहाइड कहते हैं, जो एक तरह का एल्डोट्रायोज है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, ग्लिसरल्डिहाइड। ठीक है, और दूसरा है आपका डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन। ठीक है, ग्लिसरल्डिहाइड और डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन। फिर आपका टेट्रोजेस में एल्डोज आता है इरिथ्रोज, और कीटोज में इरिथ्रुलोज। ठीक है, पेंटोजेस में आप लोगों ने देखा था कि ये डीएनए में प्रेजेंट है, डीएनए आरएनए में दोनों प्रेजेंट है, जो कि एक तरह का क्या है, एल्डोज शुगर है, जिसे हम लोग क्या कह रहे हैं, राइबोस। और इसी में आपका प्रेजेंट है कीटोज में राइब्यूलोज। ओके, फिर आपका आता है हेक्सोजेस में ग्लूकोज, और कीटोजेस में आता है फ्रक्टोज। तो हम लोगों ने कार्बोहाइड्रेट को 3 बेसिस पे क्लासिफाई किया है, नंबर ऑफ मोनोसेकेराइड, नंबर ऑफ शुगर यूनिट्स प्रेजेंट, फिर हमने किया नंबर ऑफ फंक्शनल ग्रुप, टाइप्स ऑफ फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट, तो ये आपका फंक्शनल ग्रुप के बेसिस पे है, और फिर नंबर ऑफ कार्बन एटम्स प्रेजेंट, इसके बेसिस पे हम लोग कार्बोहाइड्रेट को क्लासिफाई करते हैं ट्रायोजेस, टेट्रोजेस, पेंटोजेस, हेक्सोजेस, और इससे फर्दर हम लोग क्लासिफाई करते हैं हेप्टोजेस, हेप्टोजेस, ऑक्टोजेस। ठीक है, तो ये था आपका क्लासिफिकेशन मोनोसैकेराइड्स का और कार्बोहाइड्रेट का। अब हम लोग ओलिगोसैकेराइड्स को देखते हैं। ओलिगोसैकेराइड्स, कन्वेंशनली ओलिगोसैकेराइड्स आर कार्बोहाइड्रेट हैविंग 2 to 10 यूनिट्स। तो कितनी यूनिट्स प्रेजेंट होती हैं, 2 से 10 यूनिट ऑफ मोनोसैकेराइड्स प्रेजेंट होती हैं, जॉइंट टुगेदर बाय ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। तो जो इंपॉर्टेंट बॉन्ड का नाम यहाँ आप लोग को याद रखना है वो है ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। तो ये किससे अटैच होती है, कोवैलेंटली, जिसे हम लोग कोवैलेंटली लिंक्ड कहते हैं। वो उस बॉन्ड का क्या नाम है, उसका नाम है ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। ठीक है, तो दो से 10 तक की मोनोसैकेराइड यूनिट जुड़ी होती हैं किससे, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड से। सम कॉमनली अकरिंग ओलिगोसैकेराइड आर, कुछ कॉमन ओलिगोसैकेराइड्स है, जैसे आपका है माल्टोज, lactose, sucrose, etc., which are disaccharides having 2 monosaccharides units। तो माल्टोज में आप लोगों का क्या होता है, माल्टोज में आपके 2 ग्लूकोज यूनिट्स प्रेजेंट होते हैं, जिनमें आपका बीटा 1 4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड होता है। सुक्रोज में आप लोगों का अल्फा 1 2 बीटा ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड होता है। ठीक है, और ये किसके बने होते हैं, ये होते हैं ग्लूकोज और फ्रक्टोज के डाइसैकेराइड यूनिट। लैक्टोज में आपका होता है बीटा 1 4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, और ये किसकी यूनिट है, गैलेक्टोज और ग्लूकोज की, किसकी यूनिट है, गैलेक्टोज और ग्लूकोज की। ठीक है, तो ये था आपका माल्टोज, आपका किसकी डाइसैकेराइड यूनिट है, 2 ग्लूकोज की। ठीक है, लैक्टोज आपका गैलेक्टोज और ग्लूकोज का बना होता है, सुक्रोज आपका ग्लूकोज और फ्रक्टोज का बना होता है। इसमें जो ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड है वो भी आप लोग यहाँ देख सकते हैं। ओके, होप यहाँ तक चीजें आप लोगों को क्लियर हो चुकी होंगी। इसके बाद आपका जो टॉपिक आता है वो है पॉलीसेकेराइड्स। ठीक है, पॉलीसेकेराइड्स क्या होते हैं, पॉलीसेकेराइड्स आर पॉलीमर ऑफ more than 10 monosaccharide units joined together by ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। तो ये मोर देन 10 यूनिट्स होते हैं, मोनोसैकेराइड यूनिट्स होते हैं, जो कि ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड से जुड़े होते हैं। ठीक है, तो आप लोग इसे इस तरह भी लिख सकते हैं, मोनोसैकेराइड मैं पूरा नहीं लिख रही हूँ, आप लोगों को अब तक पता चल चुका होगा। और ये एन, ठीक है, एन यानी बहुत सारे यूनिट से बना है। ठीक है, these are classified in a number of ways depending upon type of repeating monosaccharides units, homo and heteropolysaccharides। तो इन्हें जो क्लासिफाई किया गया है वो 2 टाइप्स में क्लासिफाई किया गया है। एक है आपका होमो पॉलीसेक्राइड्स, दूसरा है आपका हेट्रो
राइट्स, तो होमोपॉलीसेकेराइड्स और हेट्रोपॉलीसेकेराइड्स में क्लासिफाई किया गया है। ठीक है, होमोपॉलीसेकेराइड्स आप लोगों का क्या होता है, जिसमें सेम मोनोसेकेराइड यूनिट प्रेजेंट हो, सेम मोनोसेक राइड यूनिट्स प्रेजेंट हो। ठीक है, यानी अगर आपका ग्लूकोज प्रेजेंट है तो आपका n नंबर ऑफ ग्लूकोज ही प्रेजेंट होगा। ठीक है, तो ऐसे पॉलीसैकेराइड्स को हम लोग होमोपॉलीसैकेराइड कहते हैं, और हेट्रोपॉलीसैकेराइड्स जिसमें डिफरेंट मोनोसैकेराइड यूनिट प्रेजेंट हो, डिफरेंट मोनोसैकेराइड units are present। ओके, डिफरेंट मोनोसैकेराइड यूनिट्स प्रेजेंट हो, जैसे कि आपका ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज एन नंबर में प्रेजेंट हो। ठीक है, इन द डिग्री ऑफ ब्रांचिंग एंड in the type of glycosidic linkage between monomeric units। ओके, तो इनमें किसके बेसिस पे क्लासिफाई किया गया है, नंबर ऑफ मोनोसेकेराइड्स यूनिट के बेसिस में, either it is present in linear format or it is present in branched format, either it is present in a linear format or it is present in a branch format। ओके, तो इसका एक एग्जांपल है आप लोगों का ग्लाइकोजन, जो कि आपका ग्लूकोज का पॉलीमर है, और ये एक तरह का होमोसैकेराइड्स है। इसमें आपकी अमाइलोज और अमाइलोपैक्टीन की यूनिट्स प्रेजेंट होती हैं, जो कि आपका अमाइलो पैक्टीन जो है वो ब्रांच्ड फॉर्मेट में रहता है और अमाइलोज लीनियर फॉर्मेट में रहता है। ठीक है, अमाइलोज और अमाइलोपैक्टीन की ब्रांचेस प्रेजेंट होती हैं। ठीक है, होप यहाँ तक चीजें आप लोगों को क्लियर हो चुकी होंगी। इन अ डिग्री ऑफ ब्रांचिंग एंड इन अ टाइप ऑफ glycosidic linkage between the monomeric units। Example of some common polysaccharides are starch, glycogen, cellulose and chitin। ये सारे आपके क्या हैं, ये सारे आपके होमोपॉलीसैकेराइड्स हैं। ओके, ये सब क्या है, ये सब आपके होमोपॉलीसैकेराइड्स हैं। ठीक है, होमो। ठीक है, हेट्रो में आपका आ जाता है, हेट्रो में आपका होता है पेप्टाइडोग्लाइकेन और दूसरा आपका आगार। ठीक है, ये दोनों आपके क्या है, हेट्रो, सॉरी यहाँ पे हेट्रो होगा, हेट्रोपॉलीसैकेराइड्स है। ओके, carbohydrates can be conjugated to proteins, lipids to form glycoconjugates। तो those carbohydrates which are present in a conjugated यानी linked form में present होते हैं, उन्हें हम लोग क्या कह रहे हैं, glycoconjugates कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं, glycoconjugates। There are three types of glycoconjugates। glycoconjugates के three types होते हैं, glycoproteins, proteoglycan एंड ग्लाइकोलिपिड्स। तो ग्लाइकोप्रोटीन्स, प्रोटियोग्लाइकेन्स और ग्लाइकोलिपिड्स, ये तीन फॉर्म है ग्लाइकोकॉन्जुगेट्स के। ओके, ग्लाइको यानी कि कार्बोहाइड्रेट अगर आपका प्रोटीन्स के साथ प्रेजेंट है तो उसे ग्लाइकोप्रोटीन कहते हैं, कार्बोहाइड्रेट अगर आपका लिपिड्स के साथ प्रेजेंट है तो उसे हम लोग ग्लाइकोलिपिड्स कहते हैं। इफ प्रोटीन कंपोनेंट इज प्रीडोमिनेंट इन एसोसिएशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन, इट इज कॉल्ड ग्लाइकोप्रोटीन। तो अगर प्रोटीन लार्ज अमाउंट में यानी डोमिनेटेड फॉर्म में प्रेजेंट है और उस पे कार्बोहाइड्रेट स्मॉल अमाउंट में अटैच्ड है तो उसे हम लोग क्या कह रहे हैं, ग्लाइकोप्रोटीन्स कह रहे हैं। इफ एसोसिएशन कंटेन मेजर अमाउंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट देन प्रोटीन, तो उसे हम लोग प्रोटियोग्लाइकेन कह रहे हैं, यानी प्रोटियोग्लाइकेन में आपका कार्ब ज्यादा होगा, प्रोटीन लेस अमाउंट में प्रेजेंट होगा, और इस यूनिट को हम लोग क्या कह रहे हैं, प्रोटियोग्लाइकेन, प्रोटियोग्लाइकेन्स कह रहे हैं। ओके, when carbohydrate conjugates with lipid called glycolipids। तो कार्बोहाइड्रेट जब कॉन्जुगेटेड फॉर्म में प्रेजेंट है लिपिड्स के तो उसे हम लोग ग्लाइकोलिपिड्स कह रहे हैं। ओके, होप यहाँ तक आप लोगों का स्ट्रक्चरल बेसिक्स क्लियर हो चुका होगा। ओके, तो कार्बोहाइड्रेट्स का आप लोगों का क्लासिफिकेशन क्लियर हो चुका होगा ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ यूनिट्स, फंक्शनल ग्रुप एंड number of carbons present in it, number of carbon atoms present in it। ओके, तो होप यहाँ तक वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो और नोट्स अच्छे लगे हों तो कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए। ठीक है, कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, तो हैशटैग बायोटेकनेट एंकी, हैशटैग बायोटेकनेट एंकी। होप आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब द चैनल। बाय बाय।